जर्मनी के बर्लिन की एक महिला एक बेकरी में गई, एक बड़ा सा पैसों का बैग लेके सिर्फ ब्रेड खरीदने के लिए। बेकरी वालों ने पैसे का ढेर देखा, पैसे गिने और उसे बताया कि 200 बिलियंस कम पड़ रहे। 200 बिलियंस क्यों? क्योंकि सुबह ब्रेड की कीमत अलग थी और अभी वो दोगुनी हो चुकी। तो उस औरत ने वो बैग बाहर रखकर और पैसे लेने के लिए घर पे चली गई। 10 मिनट के बाद जब वो वापस आई तो बैग गायब थी, लेकिन बैग में जो पैसे थे वो वही के वही पड़े थे फुटपाथ पे, ढेर में। किसी ने बैग चुरा ली थी और पैसे छोड़ दिए थे, इसलिए क्योंकि बैग की कीमत उन पैसों से ज़्यादा थी। ये झूठ नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हाइपर इन्फ्लेशन की एंड स्टेज में होता है और हाइपर इन्फ्लेशन के 5 स्टेजेस हैं। वो 5 स्टेजेस जो 1914 से लेके 1923 के बीच में जर्मनी ने झेले हुए हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि नॉर्मल इन्फ्लेशन कैसे हाइपर इन्फ्लेशन में बदलता है और अमेरिका कैसे इस हाइपर इन्फ्लेशन के 5 स्टेजेस में से 2 स्टेजेस कंप्लीट कर चुकी है। ये आपको कोई स्कूल में सिखाया नहीं जाता। इसको कहते हैं वाइमार हाइपर इन्फ्लेशन। इसकी शुरुआत हुई थी 1940 में। वर्ल्ड वॉर 1 के पहले जर्मन मार्क, मतलब जर्मनी की करेंसी, दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड करेंसी में से एक थी। वो गोल्ड से बैक थी। जर्मनी एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस था, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी। करेंसी मजबूत थी, इकोनॉमी बढ़ रही थी, सब कुछ स्टेबल लग रहा था। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर शुरू हुई और यहीं पर हाइपर इन्फ्लेशन का ट्रैप तैयार हुआ। जर्मनी को बाकी देशों की तरह एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन फाइनेंस करना था। पता नहीं क्यों सारे देश ये करना चाहते हैं जिनके पास भी पैसा होता है। उनके पास 2 विकल्प थे, 2 ऑप्शंस थे। या तो लोगों पर टैक्स बढ़ाओ, लेकिन वो पॉलिटिकली अनपॉपुलर था, और या तो पैसा उधार लो और करेंसी प्रिंट करो। उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना। शुरुआत में ये काम करता है। गवर्नमेंट ने वॉर बॉन्ड्स जारी किए, काफ़ी कर्ज लिया, सेंट्रल बैंक ने मार्क्स प्रिंट करके वो बॉन्ड खरीद लिए। मनी सप्लाई बढ़ गई, लेकिन प्राइसेस तुरंत एक्सप्लोड नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मनी। युद्ध के दौरान रैशनिंग थी, लोग सेविंग कर रहे थे, स्पेंडिंग नहीं कर रहे थे। तो नया पैसा छाप तो दिया, लेकिन इकोनॉमी में वो घूम नहीं रहा था क्योंकि लोग स्पेंड ही नहीं कर रहे थे। वो पब्लिक उसे जमा कर रही थी सेविंग अकाउंट्स में और गवर्नमेंट उसको वॉर बॉन्ड्स में लेके जा रही थी। इन्फ्लेशन थी, लेकिन वो छुपी हुई थी, प्रेशर कुकर की तरह। ढक्कन अभी उसका खुला नहीं था। नवंबर 1980 में जर्मनी युद्ध हार गया और यहीं से पहली स्टेज शुरू हुई। 1919 में जर्मनी पर 132 बिलियन गोल्ड मार्क्स की रिपेरेशन लगाई गई। उसको आज के पैसों में अगर गिना जाए तो 400+ बिलियन डॉलर्स। 1 बिलियन मतलब करीब करीब 8,500 से लेके 9,000 करोड़ रुपीस। 4 साल के युद्ध में पहले ही तबाह हो चुका देश, उसके लिए तो ये डेथ सेंटेंस था। गवर्नमेंट को भुगतान करना ही था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास गोल्ड मार्क थे ही नहीं, उनके पास पेपर मार्क्स थे। तो उन्होंने एक ही काम किया, और ज़्यादा पैसे प्रिंट किए और फॉरेन करेंसी खरीद ली। और यही से शुरू होता है स्टेज 1। हाइपर इन्फ्लेशन का स्टेज 1 होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग ट्रैप। जब गवर्नमेंट अपनी क्षमता से ज़्यादा खर्च करती है और उस खर्च को मनी प्रिंटिंग से फाइनेंस करती है। कारण अलग अलग हो सकता है, वॉर हो सकता है, रिप्रेशन हो सकता है, स्टिमुलस हो सकता है, लेकिन मैकेनिज्म एक ही होता है। जो पैसे नहीं है उन्हें खर्च करो, उन्हें भरने के लिए नए पैसे छापो और खुद से कहो कि ये टेम्पररी है। जर्मनी 1914 में स्टेज 1 में गया। अमेरिका 2008 में स्टेज 1 में गया था। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिका के लिए वर्ल्ड वॉर 1 का मूवमेंट था। फेडरल रिजर्व ने क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू की, यानी सीधे पैसे छापना। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर छापे गए गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मॉर्गेज सिक्योरिटीज खरीदने के लिए, और हमें बताया गया टेम्पररी है, इमरजेंसी है। फिर आया कोविड 2020, मनी प्रिंटिंग ओवरड्राइव में चले गया। यूएस गवर्नमेंट ने 6 ट्रिलियन पैंडेमिक रिलीफ पर खर्च किए। फेड का बैलेंस शीट 4 ट्रिलियन से बढ़कर 9 ट्रिलियन हो गया। इतिहास में कभी भी 2020, 2021 जितने पैसे छापे गए नहीं,
कभी भी इसके पहले। जर्मनी स्टेज 1 में लगभग 1914 से लेकर 1921 तक, मतलब 7 साल करीब करीब चला। प्राइसेस बढ़ी, लेकिन अभी भी वो कैटास्ट्रॉफिक लेवल पे नहीं थी। जैसे 1940 में एक ब्रेड पकड़ लीजिए कि 50 पैसे का मिल रहा है, तो 1921 में 7 साल के बाद वो 4 रुपये का हो गया था, मतलब 4 मार्क्स का। इन्फ्लेशन थी, लेकिन वो हाइपर इन्फ्लेशन नहीं थी। लोग परेशान थे, लेकिन उन्होंने खुद को एडजस्ट किया था। उन्हें लगा कि युद्ध खत्म हो गया है, अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वो गलत थे, क्योंकि स्टेज 1 ने स्टेज 2 की ज़मीन तैयार कर दी थी। स्टेज 2 होता है करेंसी क्राइसिस। ये वो कॉल होता है जब भारी दुनिया आपकी करेंसी पर भरोसा खो देती है। जर्मनी में ये 1921-1922 में हुआ। फॉरेन इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट्स को समझ आ गया कि जर्मनी रियल वैल्यू में रिपरेशन नहीं चुका सकता। जर्मनी जो मार्क्स प्रिंट कर रहा है, मतलब वहाँ की जो करेंसी है, वो हर महीने कम कीमत के हो रहे थे। इंटरनेशनल ट्रेडर्स ने मार्क्स स्वीकार करने से मना कर दिया। वो गोल्ड, डॉलर और पाउंड्स मांगने लगे। जर्मन मार्क फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में गिरने लगा। 1921 में, ये गौर से सुनिए, $1 में 65 मार्क्स मिलते थे। वही एक साल के बाद, मतलब 1922 जनवरी में, $1 191 मार्क्स का मिलने लगा। जुलाई 1922 में, मतलब सिर्फ 6 महीने के बाद, $1 493 मार्क्स का हो गया। मार्क फ्री फॉल में था। करेंसी गिरी, इंपोर्ट्स महंगे हुए, डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ी, गवर्नमेंट ने और पैसे छापे, करेंसी और गिरी। अमेरिका 2022 में स्टेज 2 में उसने एडमिशन ले ली। दशकों तक $US वर्ल्ड रिजर्व करेंसी था। ऑयल ट्रेड रिजर्व सब डॉलर्स में होते थे। वो डिमांड की वजह से अमेरिका बहुत पैसा प्रिंट कर सकता था। उसी डिमांड की वजह से अमेरिका में ये असर तुरंत तो नहीं दिखा, लेकिन अब उसके क्रैक्स दिखने लगे। 2022 में सऊदी अरेबिया ने ऑयल के लिए चाइनीज़ युआन एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। चाइना और रशिया ने आपस में ट्रेड डॉलर के बिना करना चालू कर दिया है। ब्रिक्स नेशन अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम बना रहे, जो 2030 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। सेंट्रल बैंक डॉलर रिजर्व घटा रहे हैं और गोल्ड की खरीदी कर रहे हैं। पहली बार दुनिया डॉलर के बिना फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं। जर्मनी में स्टेज 2 लगभग 18 महीने चला। अगर अमेरिका 2022 में स्टेज 2 में गया है, ये अगर हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, तो हम अभी स्टेज 3 के दरवाजे पे हैं। स्टेज 3 क्या होता है? ये होता है साइकोलॉजिकल ब्रेक। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। इस स्टेज में लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं। जर्मनी में 1922 में समर फॉल में ये हुआ। लोगों को समझ आ गया कि पैसा मर रहा है, मार्क पकड़ कर रखना मतलब रोज़ गरीब होना। फिर उनका बिहेवियर ही चेंज हो गया। उन्होंने सेविंग बंद कर दी। सैलरी मिलते ही खर्च शुरू कर दिया। किस पे खर्च किया? क्लोथ्स पे किया, टूल्स पे किया, फूड पे किया, फर्नीचर पे किया। कोई भी ऐसी चीज़ जो रियल चीज़ हो उस पर उन्होंने खर्चा करना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो रियल है और पैसे की वैल्यू इन रियलिटी में गिनी नहीं सकती। बिजनेस ने प्राइसेस लगाना बंद कर दिया। मतलब हमारे यहाँ पर जैसे एमआरपी होती है, आप समझ लो कि अगर एमआरपी लगाना ही लोगों ने बंद कर दिया बिजनेसेस ने, तो क्या होगा? क्योंकि इसलिए सुबह एक प्राइस होती थी और दोपहर को एक प्राइस होती थी। वर्कर्स ने डेली पे मांगना शुरू कर दिया, फिर दिन में 2 बार मांगना चालू कर दिया, फिर कई बार। वेलोसिटी ऑफ मनी एक्सप्लोड हो गई। यही चीज़ इन्फ्लेशन को हाइपर इन्फ्लेशन में कन्वर्ट करती है। जर्मनी में ब्रेड की कीमत जो थी वो 1922 जनवरी में 4 मार्क की थी, मतलब 4 रुपये की ऐसी पकड़ के चली। वो दिसंबर के 22 में 163 मार्क्स की हो गई, मतलब सिर्फ एक साल के बाद। और सिर्फ एक महीने के बाद वो 250 मार्क्स हो गई। फिर 6 महीने के बाद वो 3500 मार्क्स हो गई। फिर हार्डली 2 महीने के बाद वो 5,71,200 मार्क हो गई। और उसके सिर्फ 2 महीने के बाद इन 1923 नवंबर में 21 बिलियन मार्क हो गई। अमेरिका अब स्टेज 3 में प्रवेश कर रहा है। सेविंग रेट्स कोलैप्स हो चुकी है। क्रेडिट कार्ड डेट ऑल टाइम हाई पे है।
लोग सेविंग्स निकाल रहे हैं, कॉरपोरेशन रियल असेट्स खरीदी कर रहे हैं, वेल्दी लोग गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, बिटकॉइन की ओर जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट रैली इकोनॉमी स्ट्रांग होने की वजह से नहीं बल्कि कैश पकड़ कर रखने के वजह से है। साइकोलॉजिकल ब्रेक ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसके बाद आता है स्टेज 4। क्या होता है स्टेज 4? गवर्नमेंट पैनिक। गवर्नमेंट को समझ में आ जाता है कि कंट्रोल हाथ से निकल रहा है। जर्मनी में 1923 में प्राइसेस कंट्रोल लगाए गए, ब्लैक मार्केट बढ़े, बिगर डिनोमिनेशन के नोट छापे गए। मतलब 1923 जनवरी में एक नोट था 1000 मार्क का, और उसके 8 महीने के बाद मतलब अक्टूबर 1923 में एक उन्होंने ऐसा नोट निकाला जो 100 ट्रिलियन मार्क्स का था। अमेरिका भी स्टेज 4 की ओर बढ़ रहा है। फेड रेट्स बढ़ाता है लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता क्योंकि यूएस डेट जो है वो 34 ट्रिलियन का है, इंटरेस्ट पेमेंट 1 ट्रिलियन पर ईयर है। रेट्स बढ़ाई तो गवर्नमेंट बैंकरप्ट हो जाएगी। स्केपगोटिंग शुरू हो चुकी है। पुतिन, कॉरपोरेशन, सप्लाई चेन, स्टूडेंट लोन फॉरगिवनेस, स्टिमुलस, सब्सिडीज सब प्रिंटेड मनी से चल रहे हैं। इसी के बाद आता है स्टेज 5 कोलैप्स। करेंसी मर जाती है। जर्मनी में ये नवंबर 1923 में हुआ। गवर्नमेंट ने मार्क बंद कर दिया और एक रेंटेन मार्क लेके आए जो रियल असेट से बैक था। मतलब जो इसके बाद उन्होंने करेंसी मार्केट में जो लेके आए वो एक्चुअली रियल असेट से जुड़ा हुआ था। तो इससे एक चीज़ तो हुई कि हाइपर इन्फ्लेशन एक ही रात में रुक गई, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो गया। आप सोचिए, पूरा का पूरा मिडिल क्लास पूरी तरह ख़त्म हो गया। उनकी सेविंग ज़ीरो हो गई, उनके पास पैसे ही नहीं बचे, वो गरीबी में जी रहे थे। जो पेंशनर्स थे वो गरीबी में मर गए। इंस्टीट्यूट पर पूरा भरोसा टूट गया। अब यूएस जो है उनका जो डेट है वो 2026 तक कम से कम शायद हो सकता है कि 40 ट्रिलियन पार करेगा। उनकी जीडीपी है 30 ट्रिलियन। इंटरेस्ट पेमेंट टैक्स रेवेन्यू से 20% से भी ज़्यादा हो जाएंगे। फेड फंसा हुआ है। बॉन्ड्स बेचेंगे तो क्रैश होगा, ना बेचे तो इन्फ्लेशन होगा। और उसके साथ में ब्रिक्स शायद हो सकता है कि गोल्ड बैक करेंसी निकाले जो 2025-2026 तक ऑपरेशनल हो जाए, या हो सकता है कि 2027 तक वो ऑपरेशनल हो जाए, लेकिन वो आएगी ज़रूर। इसके बाद ऐसे समझ लीजिए कि अमेरिका के लिए ये एक फाइनल वार्निंग है। हाइपर इन्फ्लेशन धीरे आती है और फिर अचानक सब कुछ ख़त्म कर देती है। पेपर नहीं, सिर्फ रियल असेट्स इसमें बचाते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन अचानक घोषित नहीं होती। जर्मनी में 4 मार्क्स का ब्रेड कुछ ही महीनों में 201 मतलब 200 बिलियन मार्क्स का हो गया था। आज 2025 ख़त्म हो गया है, 2026 की ओर हम बढ़ चुके हैं। ये सभी पास्ट स्टेजेस एक्चुअली में दिख रहे हैं और सभी पैटर्न सारे मैच भी हो रहे हैं। जर्मनी को लगा था कि हमारी करेंसी अनटचेबल है, वो गलत है। अमेरिका भी गलत है। एक बार मनी प्रिंटिंग शुरू हो जाए तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक बार साइकोलॉजिकल ब्रेक हो जाए तो वापस लौटने का रास्ता नहीं रहता। और अगर स्टेज 5 आ गया तो सवाल सिर्फ एक ही बचता है कि आप कितना खोने वाले हैं। क्लॉक चल रही है, टिक 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 टिक। गॉड ब्लेस अमेरिका। थैंक यू सो मच।